टू पवनवा अकेडमी। आशा है स्टूडेंट्स आप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो हम लोग अपने क्लास 12th का जो 7th चैप्टर था वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं, राइट। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो आप लोगों का एक्सक्रीशन वाला था। उसमें हम लोगों ने पूरा सिस्टम पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज रिक्वायर एनर्जी। देखिए पहले आप लोगों को अगर रेस्पिरेशन सर्कुलेशन का वैसे मुझे मतलब बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी जानते ही हैं। रेस्पिरेशन का मतलब हम लोगों के ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में इनहेल होती है, इनहेल होने के बाद वो हमारे ग्लूकोज के साथ जाके कॉम्बाइन होती है एंड देन एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यही होती है रेस्पिरेशन। सर्कुलेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट से लेकर ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स तक, प्लस हमारे नर्वस सिस्टम में भी पूरा सर्कुलेट होता है। यही है हमारा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। 8th 9th 10th 11th पढ़ते ही आ रहे हैं, इसमें क्या है। All living organisms require energy to carry out various life processes. देखिए जितने भी हमारी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पूरी अर्थ पर, हर किसी में अपनी अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। और इन सारी प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। The energy that is stored in the body in the form of complex organic compounds is however not usable by the organism unless it is converted into usable form. लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टोर होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन द सेंस जो हम लोग खाना खाते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, नियरली हमारे खाने में जो न्यूट्रिशन एंटर होते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये हमारे न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये जितने भी हमारे न्यूट्रिशन है ये प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं। अब जैसे जैसे ये हमारे पहले हमारे माउथ में जाते हैं, माउथ से फूड पाइप में जाते हैं, फूड पाइप के बाद स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये इतने सारे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स को क्रॉस करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स फूड से किस में कन्वर्ट होते हैं? सिंपलेस्ट में कन्वर्ट होते हैं। तब जाके हमें एनर्जी मिलती है हमारे यूजेबल फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ऐसा थोड़ी ना होता है हमने खाना खाया बिना डाइजेस्ट हुए एनर्जी मिल गई, दैट पॉसिबल? नो। जब तक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपलेस्ट में नहीं कन्वर्ट होंगे हमें हमारी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो सकती। एंड दिस कन्वर्जन इज अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना पूरे कॉम्प्लेक्स का सिंपलेस्ट फूड में, एंड देन सिंपलेस्ट फूड मिलके हमारे एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें हमारी कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स में जो होती है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैम व्हाट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है द कोई भी केमिकल प्रोसेस जो किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर परफॉर्म। बायो मतलब लिविंग ही तो होता है, राइट। अगर केमिकली होता कहीं और हो रही तो सिंपल बोलते थे केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है। बट एक्चुअली में ये जो प्रोसेस परफॉर्म हो रही है ये किसी लिविंग बॉडी के सेल्स के अंदर हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द ऑर्डरली मैनर फॉर द लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है यानी कि ग्लूकोज, ये ऑक्सीडाइज्ड होता है यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। जैसे ही हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन ऑक्साइड बायोकेमिकल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
प्लस एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाती है। कितने एटीपी? 38 एटीपी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वेस्ट होती है, एक्सेल हो जाती है। वाटर हमारे बॉडी में यूज अप हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में होता है तो स्वेट और यूरिन की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6+6 यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो गई, ऑक्सीडेशन। क्या प्रोडक्ट बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी। And for this, the process of gaseous exchange takes place between the organism and the environment. और इस प्रोसेस में इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। दैट मीन कि इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एनिमल उसे इनहेल करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। गैसियस एक्सचेंज हो गया। The site of gaseous exchange is called the respiratory surface। और यहाँ से ये जो पूरा गैसियस एक्सचेंज हो रहा है एक्चुअली लंग्स से होता है। बात करें सीधी सीधी तो ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कि हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। तो जिस जगह से लंग से होता है ना, ये तो सब जानते हैं, तो जिस साइट से गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस परफॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। तो लंग्स हमारे क्या होती हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस है जो कि गैसियस एक्सचेंज की मेन साइट होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमने ये तो देख लिया व्हाट आर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है। अब कौन कौन से ऑर्गन है जो इस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस। ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना, ये पहली बात तो फिजिकल प्रोसेस है। ओके, and for efficient gaseous exchange the respiratory surface should have the following features। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज करना है तो उसके रेस्पिरेटरी सरफेस में ये फीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अभी हम बात करेंगे कौन कौन से फीचर्स हैं। ये फीचर्स होने चाहिए। अगर ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है तो गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो सकता, एफिशिएंट नहीं होगा। सीधे बात करें तो एफिशिएंट नहीं होगा। दैट इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, थिन होना चाहिए, हाईली वस्कुलर होने चाहिए, परमिएबल टू ऑल गैसेस, ऑल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थिन होना चाहिए, हाईली वस्कुलर होना चाहिए और परमिएबल होना चाहिए, यानी कि सारी गैसेस की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करने वाला होना चाहिए। एंड इट शुड बी मॉइस्ट, अंदर थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल ड्राई है, थोड़ा सा मॉइस्ट भी होना चाहिए। जैसे हम लोग प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में जो मेन होता है वो लीफ होता है। लीफ में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, राइट, जो कि गार्ड सेल्स के थ्रू गार्ड होते हैं, चारों तरफ से कवर्ड होते हैं। गार्ड सेल्स उनको ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। जब गार्ड हमारे स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। यहीं पर बात करें हमारे जो वुडी प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स में, मैं आपको पढ़ाया भी हुआ है मैंने आपको, कि जो हमारी हर्ब वाली लीव्स होती हैं, हर्बेशियस लीव्स होती हैं, हर्ब प्लांट की लीव्स होती हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। लेकिन जो हमारे वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी मतलब हार्ड प्लांट जिसमें वुड प्रेजेंट होती है, उसके लीव्स में स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होती। स्टोमेटा की जगह उनकी बार्क में, ये जो बार्क होती है ना, छाल होती है, इनकी बार्क में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम बोलते हैं लेंटिकल, जो सेम एज इट इज स्टोमेटा की तरह वर्क करते हैं। ये डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पहले प्लांट्स में बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। The shape and structure of plants facilitate gaseous exchange by diffusion। प्लांट्स का जो शेप और स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है इस तरीके से है कि वो इजीली गैसियस एक्सचेंज कर सके। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू, राइट। A terrestrial flowering plant has many air spaces between the cells of the stem, leaf and root। एक जो टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहने वाले, उनकी स्टेम्स के सेल्स में, उनकी लीव्स के सेल्स में, उनके रूट्स के सेल्स में बहुत सारे एयर स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं।
एंड these एयर स्पेसेस आर कंटिन्यूस। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक जगह प्रेजेंट है आगे नहीं है, कंटिन्यूस होते हैं, 1 2 3 4 सॉरी कंटिन्यूस बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द एयर स्पेस थ्रू स्टोमेटा, the pores on leaves and young stem, and carbon dioxide and water vapor diffuses out। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो हमारे ऑक्सीजन में पोर्स प्रेजेंट रहते, सॉरी लीव्स में जो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये तो मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 8th क्लास से, कि लीव्स में जो पोर प्रेजेंट रहते हैं, यंग स्टेम्स में जो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं तो रात के टाइमिंग की बात करते हैं। एक्चुअली इनका दिन का और रात का थोड़ा सा अलग रहता है, पहले दिन का बता देती हूँ, ठीक है। डे की बात करें तो डे टाइमिंग पर ऑक्सीजन जैसे ही स्टोमेटा ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है दिन के समय। यही हम नाइट की बात करें तो नाइट में उल्टा हो जाता है, इन पोर्स में ऑक्सीजन इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती है। इसलिए तो रात में कहते हैं रात में पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्या कहा जाता है, रात में पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्टोमेटा है वो ऑक्सीजन को इनहेल करती है और कार पूरे दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करा उन्होंने, राइट। रात के टाइमिंग पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को नहीं परफॉर्म करते, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को उनके लिए वेस्ट होती है तो वो एक्सेल करती है, दैट्स व्हाई। ओके। और कुछ कंसंट्रेशन में वाटर के वेपर्स भी रिलीज होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वाटर नहीं रिलीज होता। In the aerated soil, the oxygen dissolve in the film of moisture or water around the root tissue and enters it by diffusion। एरिएटेड सॉइल मतलब होता है आप लोगों का थोड़ी सी जो गीली होती है, मॉइस्चर वाली होती है। इस मॉइस्चर वाली सॉइल में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर सॉइल है उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में होती है और प्लांट के जो रूट्स होते हैं, रूट्स के जो टिश्यूज होते हैं, उस सॉइल में प्रेजेंट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स के हर एक सेल में क्या कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। एंड वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स, अब यहाँ पे बात करें वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स की, हैव एन एक्सटर्नल इम्परवियस बार्क। इनकी जो बार्क होती है, छाल थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली रहती है और इनकी बार्क पर, मैंने कहा था ना वुडी प्लांट्स पर स्टोमेटा नहीं होते, वुडी प्लांट्स पर स्टोमेटा नहीं होते हैं, बल्कि इनकी बार्क पर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं इनकी स्टेम सरफेस पर, जिसे हम बोलते हैं लेंटिकल्स। और ये लेंटिकल सेम एज इट इज स्टोमेटा की तरह वर्क करते हैं, लाइक गैसियस एक्सचेंज का और कुछ कंसंट्रेशन में वाटर वेपर्स को डिफ्यूज आउट करने का। अब बात करें रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की। अभी हम लोगों ने यहाँ प्लांट्स की बात करी, अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं। As compared to plants, animals shows wide variety of respiratory surface or organs। प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं ना, या ऑर्गन्स बात करें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ज्यादा होते हैं। अच्छा कौन कौन से होते हैं, अब ये भी देख लेते हैं। अब आपको भी मैम हम तो लंग्स पढ़े हैं, अरे अभी और भी है, देखते तो चाहिए। द रेस्पिरेटरी सर्फेसेस डिफर इन वेरियस एनिमल्स, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं हर किसी का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है सबका नोज हो, लंग्स हो, किसी गिल्स होते हैं, किसी का स्किन होती है, डिपेंड करता है एनिमल कौन सा है, कौन से फाइलम से बिलोंग कर रहा है, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। In animals, depending upon the complexity of organization and the surrounding medium, certain parts of the body have become specialized into different types of respiratory organs। यहाँ पर कहा गया है कि एनिमल्स कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कितना कॉम्प्लेक्स है, उसका सराउंडिंग कैसा है, कौन सी जगह पे रहता है, उसके बॉडी में पार्ट्स कैसे हैं, इन सारी चीजों के बेसिस पर उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी डिफरेंट टाइप्स के होती हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो होते ही होते हैं, उसके अलावा एनिमल्स की बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्योंकि ये सपोज करिए कि एनिमल की बॉडी ने एक ऑर्गन ने ऑक्सीजन को इनहेल किया,
तो एक ऑर्गन ने किया ना। अब इस एक ऑर्गन से बहुत सारे वेजल्स कनेक्टेड होती हैं, वेजल्स ही कनेक्टेड होती हैं। वो वेजल्स उस ऑक्सीजन को कैरी करके ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। इसलिए हमारे एनिमल की बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमेशा ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एसोसिएट होता है, या कह सकते हैं एक तरीके से कनेक्टेड होता है। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, काफी आप लोग के एग्जाम्पल दिए गए। प्रोटिस्ट, स्पॉन्जेस और कॉलेंड्रेट्स की बात करें, एक्वेटिक है, इनका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यही हम फ्लैटवर्म्स की बात करें, लाइक प्लानेरिया, एनरिडा में अर्थवर्म, लेरेसिस, लीच, एम्फीबियंस में फ्रॉकी। एक्वेटिक होते हैं, सेमी एक्वेटिक होते हैं, इनके ऑर्गन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ज्यादातर मॉइस्ट स्किन सरफेस। इंसेक्ट्स जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनके अंदर प्रेजेंस होती है ट्रैकियल ट्यूब्स और स्पाइरिकल्स। बात करें आर्किनाइड्स लाइक स्पाइडर और स्कॉर्पियो की, टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बुक लंग्स। लिमस की बात करें, ल्यूमिनस की, आर्थ्रोपॉड है, एक्वेटिक है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बुक गिल्स। एम्फीबियन, टैडपोल, सैलामेंडर्स एंड न्यूट्स एक्वेटिक है, इनके अंदर प्रेजेंस होती है एक्सटर्नल गिल्स की। फिशेस की बात करते हैं, एक्वेटिक होते हैं, इंटरनल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स टेरेस्ट्रियल हैं और लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और टर्टल्स की बात करें, अंडर वाटर रहता है एंड इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है क्लोका, क्लोका। ओके, ये कभी कभी 1 मार्क्स में आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जरूर याद कर लें। अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, काफी अच्छे से मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। पहले थोड़ा सा जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कर ले। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग्स में, इसमें 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहली है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। सब चीजों को ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पिरेशन? Inhalation of oxygen. What is the meaning of expiration? Exhalation of carbon dioxide. And what is the meaning of exchange of gases? That is जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, exchange. And these are then transported by blood from the lungs to the different tissues and parts of the body. और जो हम इंस्पिरेशन करते हैं यानी कि ऑक्सीजन का इनहेलेशन कर रहे हैं, वो तो हमारे सिर्फ लंग्स में जा रही है। कहाँ जा रही है ऑक्सीजन? लंग्स में तो जा रही है। अब लंग्स से हमारे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती है, ब्लड कैपिलरीज, जो उस ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गन्स में क्या कर देती है? डिफ्यूज कर देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम and be divided into an upper respiratory system having external nares, nasal cavities, internal nares, nasopharynx, nose, throat and associated structure, and the lower respiratory system. अब ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ जो ऊपर तक होता है, चेस्ट से ऊपर तक का, जैसे हमारी नोज, नोज के अंदर नसल कैविटी, नॉस्ट्रल्स, ठीक, इसके अलावा फेरिंग्स आ जाएगा, थ्रॉट आ जाएगा और उसके साथ साथ जो उसकी क्या नाम है, थ्रॉट में विंड पाइप आ जाएगा और ट्रैकिया। इसके अलावा ट्रैकिया के ऊपर जो हमारी कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, पढ़ा है आप लोगों ने ये थोड़ा सा 8th 9th 10th में, थोड़ा सा 11th में भी, ये आ जाएगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। दूसरा होता है हमारा द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि चेस्ट से नीचे, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा चेस्ट से नीचे। लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, सॉरी ये जो ट्रैकिया है हमारा इसमें आ जाता है हम लोग का इंटरनल में, आई मीन टू से लोअर में, ब्रोंकाई, ब्रोंकोलियोस एंड द लंग्स। पहले मैं स्ट्रक्चर बना दिखा देती हूँ आपको, ये समझिएगा। देखिए हमारी सबसे पहले नॉस्ट्रल्स होती है। नॉस्ट्रल्स का मतलब ये जो नोज में आपको 2 होल्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर नॉस्ट्रल। अब नॉस्ट्रल्स के जो अंदर वाला पार्ट होता है दैट इज नसल कैविटी, राइट। उसके बाद माउथ टू केयर होता ही है,
जहां पर हमारा माउथ और नोज का एक कॉमन पैसेज होता है उसे बोलते हैं फेरिंक्स। फिर हमारे नेक में वॉइस बॉक्स प्रेजेंट रहता है फेरिंक्स के जस्ट नीचे, उसे बोलते हैं लैरिंक्स। फिर ये नीचे तक हमारा विंड पाइप आ रहा है, ऐसे देखिए ये विंड पाइप नीचे आ रहा है, इसको ट्रैकिया भी कहते हैं, ट्रैकिया बोल दीजिए, विंड पाइप कह दीजिए। अब ये जो विंड पाइप है ना हमारे, ये देखो मैं थोड़ा सा अलग बना देती हूँ। ये जो विंड पाइप आ रहा है ना हमारे, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, इस तरीके से डिवाइड हो गया। जब हमारा विंड पाइप 2 पार्ट्स में, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में डिवाइड हो जाता है, हम इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये जो ब्रोंकाई है ये एंटर होती है हमारे लंग्स के अंदर, इस तरीके से, ये हमारे लंग्स है, ठीक। अब ये जो ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर रही है, एक लेफ्ट और एक राइट, ये अगेन छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइडेड हो जाती है ऐसे। ये अगेन क्या हो गई? छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइडेड हो गई। अब हम इसे बोलते हैं ब्रोंकोलियस। अब हम इसे क्या कहेंगे? ब्रोंकोलियस बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे है, ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, जैसे हमने बोला ब्रोंकस। ये ब्रोंकस हमारी देखिए छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइडेड है, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकोलियस। एक ट्यूब की बात करेंगे तो ब्रोंकस, बहुत सारी की बात करेंगे ब्रोंकोलियस। फिर इस ब्रोंकोलियस से स्फीयर लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड रहते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलस। इसको हम क्या बोलेंगे? एल्वियोलस बोलते हैं। और लंग्स के ऊपर हमारे रिब्स होते हैं, रिब्स बोन होती है जो प्रोटेक्ट करती है, तो पता ही है, ठीक। और हमारे लंग्स के नीचे एक मसल्स की शीट प्रेजेंट है, एक मसल की शीट प्रेजेंट रहती है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम। इट इज कॉल्ड डायफ्राम। ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों को स्ट्रक्चर आ गया होगा, कोई वो नहीं है इसमें, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं नोज वाले पार्ट से, स्टार्टिंग से ही करेंगे। The nose has a pair of slit-like openings called external nostril for entry of air into the nasal cavity. हमारी नोज में 2 पेयर में, एक पेयर की ओपनिंग होती है, दिस वन, ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, these are called nostrils। और इसके अंदर प्रेजेंस होती है नसल कैविटी की। इसके अंदर किसी की प्रेजेंट होती है नसल कैविटी की। नसल कैविटी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस तरीके से 2 चैम्बर्स है ना। इन चैम्बर्स को हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे चेंज करना है। हाँ ठीक है, यहाँ पर नसल कैविटी है। अब नसल कैविटी हमारे राइट और लेफ्ट नसल चैम्बर्स में डिवाइडेड होती है। और राइट और लेफ्ट, एक आप देख रहे हो बीच में ये आपको पार्टीशन दिखाई दे रहा है, बीच में पार्टीशन होता है, ये होता है हमारा मेसेंथाइड कार्टिलेज का। इसका होता है हमारा मेसेंथाइड कार्टिलेज। एंड द ईच नसल चैम्बर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। अब जो हमारी जो अंदर का पार्ट है ना, ये चैम्बर है पूरा, नसल कैविटी है, इसमें भी हमारे 3 रीजन होते हैं, 3 रीजन। सबसे पहला आता है वेस्टिब्यूले। इट इज अ प्रॉक्सिमल पार्ट अबाउट द नोस्ट्रल and its skin has a hair for filtering the air and trapping the dust and suspended particles in the inhaled air। सबसे प्रॉक्सिमल वाला पार्ट, स्टार्टिंग वाला पार्ट, यहाँ तक, ये जो पूरा आपको पार्ट दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में, ये पूरा यहाँ तक, ये होता है वेस्टिब्यूलर प्रॉक्सिमल पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट, ठीक है। यहाँ पर जो स्किन प्रेजेंट होती है, उस इसके स्किन पर हेयर्स की प्रेजेंस होती है। हेयर का काम होता है कि हम लोग जो एयर को इनहेल कर रहे हैं, उस एयर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, उसकी इम्प्योरिटीज को, डस्ट को वहीं तक हेयर में ट्रैप करने का, हेयर में सारी इम्प्योरिटीज डस्ट वगैरह ट्रैप हो जाती है, फिर वहां से हम लोगों की जो एकदम प्योर एयर है वो अंदर जाती है। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट आता है रेस्पिरेटरी पार्ट, जैसे बोलते हैं कंडीशनर। द मिडल थिन वॉल्ड हाईली वस्कुलर पार्ट फॉर वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग द इनहेल्ड एयर। थोड़ा सा अंदर ऊपर की साइड जाएंगे, अंदर ऊपर की साइड रेस्पिरेटरी पार्ट है। अब हमारी एयर क्लीन तो हो गई है, साफ हो गई ना, फिल्टर हो गई है वेस्टिब्यूलर पार्ट में, लेकिन ड्राई है। कैसी है? ड्राई है। तो जैसे ही कंडीशनर वाले पार्ट में जाती है, कंडीशनर वाला पार्ट क्या करता है? उस एयर को वार्म और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा? वार्म और मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड चैम्बर आता है वो आता है सेंसरी चैम्बर या फिर ऑल्फैक्टरी चैम्बर। द अपर मोस्ट पार्ट इज लाइन्ड बाय ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मेल।
बिल्कुल जो ऊपर वाला पार्ट होता है, बिल्कुल थोड़ा सा और ऊपर की साइड चले जाएंगे, यहाँ पर एपिथेलियम, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स होते हैं ना, आप लोगों ने 10th में पढ़े, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, स्मेल का डिटेक्शन करते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी प्रेजेंट हैं तो स्मेल तो जाएगी ना हमारे अंदर, अच्छी है बुरी है चाहे कैसी भी है, तो जो हमारे अंदर स्मेल का डिटेक्शन होता है ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से होता है, जो कि हमारे सबसे नोज के ऊपर वाले पार्ट पर प्रेजेंट है। थर्ड वाला, तीन हमारे चैम्बर, यहाँ पर जो नसल चैम्बर है, नसल कैविटी 3 चैम्बर में डिवाइडेड होती है। प्रॉक्सिमल होती है वेस्टिब्यूल, मिडल होती है रेस्पिरेटरी, और थर्ड होती है यहाँ पर ऑल्फैक्टरी, या फिर कह सकते हैं आपकी सेंसरी चैम्बर। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद आपका फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, ये भी हमारा 3 पार्ट्स में डिविजिबल है। The nasopharynx is the uppermost part from the nasal chamber. It leads into the common passages for food and air. देखिए ये हमारा नोज है, ये हमारा माउथ है, नोज माउथ, इसी तरीके से होता है ना, नोज माउथ। अब यहाँ पर, यहाँ से आप देखिए कि ये पाइप यहाँ खत्म हो गया बीच वाला, अब यहाँ से हम लोगों का कॉमन पाइप शुरू हो गया है फूड और एयर का। यहाँ से इस वाली जगह से एक कॉमन पाइप शुरू हो गया है फूड और एयर का, और इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं नेसोफेरिंक्स। फेरिंक्स जो हमारा है काफी बड़ा होता है, इस तरीके से डीप जाता है। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ना वो नेसोफेरिंक्स है, नेसोफेरिंक्स है दिस वन, यहाँ से अभी यहाँ पे डिवीजन नहीं हुआ है, नेसोफेरिंक्स। फिर इसके जस्ट नीचे आएंगे तो जहां से हम लोगों का फूड और एयर पाइप कॉमन हो जाएगा उसे हम बोलेंगे ओरोफेरिंक्स। फिर उसके बाद नीचे वाला पार्ट होता है बिल्कुल बिलो में जाके, जिसको हम बोलते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स बिटवीन द नेसोफेरिंक्स एंड ओरोफेरिंक्स इज द पैलेट बोन। नेसोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स के बीच में एक पैलेट बोन होती है, एंड द फेरिंक्स हैज अ सेट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स कॉल्ड टॉन्सिल्स। और फेरिंक्स वाले पार्ट में पूरे में लिम्फोइड ऑर्गन्स की प्रेजेंस होती है, सेट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स की, जिसे हम बोलते हैं टॉन्सिल्स। कहते हैं ना लोग कहते हैं मुझे टॉन्सिल्स हो गए, मुझे टॉन्सिल्स हो गए, यानी कि फेरिंक्स के अंदर जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है, जिसको हम टॉन्सिल्स बोल रहे हैं, राइट, उनके अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं खराबी आ जाना, थोड़ा सा उनका वर्क अच्छे से ना करना, जिसकी वजह से हमारी आवाज खराब हो जाती है और हम लोग बोल नहीं पाते, खराश हो जाना। उसके बाद लैरिंग्स आता है। ओके, इसको हम थोड़ा सा अब नेक्स्ट अपने से करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है, इतना हम लोग का नहीं खिंच पाएगा। ठीक है, तो आज तक हम लोग फेरिंग्स तक ही करते हैं, इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट उससे करेंगे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी को टॉपिक को आगे करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय टू ऑल।